अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, अफवाहों का बाजार गर्म है, या फिर ये कहा जाए कि डील की खबरों का बाजार गर्म है। विफाकी वज़रा बड़े ज़ोरों शोर से, बड़े कॉन्फिडेंट होकर मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो हैं वो डील मांग रहे हैं और वो जाकर किसी बड़ी अहम शख्सियत से मिले हैं और उन्होंने जाकर कहा है कि हमारे बारे में सोचा जाए। एक और डील की जो बात हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब डील मांग रहे हैं और वो डील ये मांग रहे हैं कि उनकी फैमिली के जो कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, मरियम साहिबा, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, इनको लंदन जाने दिया जाए और बाकी उनके बगैर यहाँ पर फ़िलहाल जब तक ये पार्टी चलती है इसको चलाया जाए। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर कल भी हमने बात की थी, आज भी इसके ऊपर बात करेंगे और ज़रा जानेंगे कि मुस्लिम लीग नून की जिन रहनुमाओं का जिक्र किया जा रहा है कि जो जाकर मिले किसी अहम शख्सियत से, उनकी जानिब से कोई तरदीद अभी तक सामने नहीं आई है। मुस्लिम लीग नून का वाज़े मौक़िफ़ इस बारे में अभी तक सामने नहीं आया है कि वाकई में क्या मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा जी सदारती निज़ाम। हर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि सदारती निज़ाम की बातें शुरू हो जाती हैं। अब भी पिछले 4-5 दिन से एक कैंपेन हमें सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रही है और जिनमें बड़े बड़े सियासी रहनुमा भी शामिल हैं, बड़े सहाफ़ी भी शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम जो है हमारे मुल्क की ज़रूरत बन चुका है। अब क्यों ज़रूरत बन चुका है? क्या हमारा पार्लिमानी निज़ाम फ़ेल हो गया है या फिर जो सियासतदान उसको चला रहे हैं वो फेल हो गए हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। तीसरा हम बात करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ी अहम बात किया। वो कहते हैं कि अदम एतमाद के बगैर हम हुकूमत को गिरा कर दिखाएंगे और मेरी हिकमत अमली का इंतज़ार किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर PDM में शामिल जमातें जो हैं वो इस्तीफ़ों के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएँ तो हम मिलकर आगे चल सकते हैं, अपोजिशन इत्तेहाद बनाकर एहतजाज कर सकते हैं या जो भी हिकमत अमली बनाई जा सकती है। ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बसरा साहब मौजूद होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिर कानून और सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद रज़ा कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बसरा साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। डील हमारा पहला टॉपिक है। आप इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, आप तक इत्तलात भी पहुँची होंगी। कौन डील मांग रहा है, किसकी मुलाकात हुई है और किससे मुलाकात हुई है? आयशा, एक ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में अब भी जिस पार्टी के मुतल्लिक बात हो रही है, माजी में डील इस अंदाज में की गई कि रातों रात पूरा मुल्क सो रहा था और ये रातों रात जहाज़ पे निकल गए सऊदी अरेबिया। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि खाना काबा में बैठ के कहते रहे कि हमारी कोई डील नहीं हुई है, और फिर कहा नहीं पहले 5 साल की हुई है, फिर कहा 10 साल की हुई है, फिर आपके सामने रिटन एग्रीमेंट आ गया। अब भी वही पार्टी है। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो अपोजिशन की सूरत हाल है, अपोजिशन ऐसी तो मैंने कम से कम एक गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऐसी अपोजिशन नहीं देखी। जो अपोजिशन के लिए खतरा है, हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। एक दूसरे को वो नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि आपको डे 1 से ये कहते हैं कि ये हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, और देखिए कभी अदम एतमाद लेकर आए सेनेट के अंदर, कभी नेशनल असम्बली में कहा कि आज ये बिल लेकर आ रहे हैं, ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा, 20 बंदे इनके इधर हैं, 30 इनके इधर हैं, मुंह पे इस्तीफे मारने हैं, हुकूमतें घर जानी है, खान साहब जा रहे हैं, फलां आ रहे हैं, यानी। लेकिन आप ये देखें कि इतनी वो मैं लफ्ज़ क्या बोलूँ, अब होम्योपैथिक आपको पता है दवाई ऐसी होती है जिसका ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। ये सिर्फ बड़कबाजी के साथ इन लोगों ने अभी तक ये टाइम गुजारा है। अब भी जो बातें निकली हैं, जब अयाज सादिक साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, जब वो लंदन जाते हैं और लंदन से वापसी पे एयरपोर्ट पे जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की उनको निकाल लें कि किस तरह वो हंसियां थी और लालगियां थी और सारा कुछ था। अभी भी जो बात की जा रही है, मेरा ख्याल में जाहिर है कि जिन मिनिस्टर्स ने बात की है उन्होंने एक बात की है और उसके बाद बाकायदा नाम लिए गए हैं। तो मेरा ख्याल कहता है कुछ काम अब मीडिया को भी इसके ऊपर करना चाहिए और अपोजिशन को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर देखे ना, मैं पहले भी कह रहा था
बसरा धुआं वहीं से साहब वो निकलता है आयशा, चार जहाँ पे नाम आग लगती है। ये और भी हो आज तो सकता बल्कि गिल साहब ने ये भी कहा कि कोई पांचवा शख्स भी था जिसने डील की कोशिश की थी, लेकिन कंफ्यूजन कल भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो नाम बेसिकली है कौन से। आप जरा बता दीजिए कौन कौन से नाम है जिन्होंने जाके मुलाकात की है और जो अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे बारे में सोचें। पहली बात तो आयशा पहली बात तो ये है कि नाम मैंने भी मिनिस्टर्स से सुने हैं, और जिन 4-5 मिनिस्टर्स ने बात की है, बल्कि आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बल्कि वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अभी आपको उनकी ऑडियोज भी सुनाई देंगी। तो अब जाहिर है वही 3-4 दोस्त बता सकते हैं कि वो किन के साथ मिले हैं, या वो बता सकते हैं जो मिले हैं, या तीसरा सहाफियों का काम है थोड़ा सा महकल में वो भी जरा इसके ऊपर रोशनी डालें, इतने इतने आपके सोर्सेज होते हैं। तो ये है। अब शौकत बसरात तो जाती तौर पे मैं बिल्कुल नहीं जानता। देखिए ना, सहाफी भी तो आप लोगों से ही पूछेंगे ना, आप लोगों से ही पूछेंगे, सियासतदानों से ही पूछेंगे कि कौन थे जिनकी मुलाकात हुई। नहीं, जैसे देखें आपके आयशा, जैसे आप लोगों के जराए होते हैं, हमारे भी पार्टियों में जराए होते हैं ना, पार्टियों में दोस्त होते हैं जो ऐसी बातें जो चल रही होती हैं। और वैसे भी आपको पता है इस्लामाबाद तो वाकई शहर इक़्तिदार है। यहाँ पर आजकल खास तौर पे चले ये तो बता दें बसरा साहब, आपने भी कहा कि आपने मिनिस्टर से ही नाम सुने हैं, ये तो बता दें मिले किससे थे। अगर मैंने पता होता तो मैं तुम दस ना देंदा। देखे ना आप कितनी मासूम बन के पूछ रही हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आपने भी तो मासूम बन के जवाब दे दिया ना बसरा साहब। टेलीविजन से सुना है। अच्छा, आपने ये नहीं सुना कि मुलाकात किससे हुई है? देखिए मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूं कि मेरा ख्याल में ये 3 दिन से बातें नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे चल रही हैं, और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि नाम तो बताए गए हैं जो जैसे जो हमने सुने हैं वो आपने भी सुने हैं। चले, सदीकुल फारूक साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से ही उनका ताल्लुक है, जिस जमात के बारे में बात हो रही है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है जिनकी मुलाकात हुई और किससे मुलाकात हुई है। सदीकुल फारूक साहब, ये कौन 4 लोग हैं जिनकी मुलाकात हुई है किसी अहम शख्सियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा यूसुफ साहिबा। पहली बात तो एक बात तो को पर्दे में है जिसकी मेरे दोस्त अपना शौकत बसरा साहब को इल्म नहीं है, और इनके मिनिस्टर्स एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, फैसल वाउडा कोई और नाम देता है, अता पता कोई नहीं है, तीर तुक्के लगा रहे हैं। और उसकी वजह मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये बातें कर क्यों रहे। अब एक चीज वो पर्दे में है, सामने नहीं है। हम उस चीज की क्यों ना बात करें पहले जो बिल्कुल सामने है, और वो सामने ये है कि पीटीआई का हाल देखिए, इनकी कारकर्दगी सामने। आज रजा बाकिर ने इनके जनाब वजीर आजम के आर्डर को मुस्तरद कर दिया, जो अमेंडमेंट करके खुद मुख्तारी दी। आज IMF जो है हमारे कंधों पे सवार होके, बल्कि वायसराय बना के उन्होंने भेज दिया स्टेट बैंक के गवर्नर को। आज जनाब खटक साहब का रवैया आपने सुन लिया, देख लिया। नूर आलम साहब का रवैया आपने देख लिया। जवाद साहब इनके साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका रवैया आपने देख लिया। आज इलेक्शन कमीशन ने वो 8 वॉल्यूम्स जो उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के सीक्रेट उसने रखे थे वो भी सामने कर दिए कि लो जी इनको जारी कर दें और ये पब्लिक करें। उनमें जो कुछ आएगा वो भी आप देख लीजिएगा। ये सारी सूरत हाल जो है और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कुछ हो रहा है इनके साथ, इस सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने कहा क्यों ना हम ये कर दें। और फवाद चौधरी जो जब पीपल्स पार्टी में थे तो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि ये इमरान खान, इसको तो सियासत की ABC भी नहीं आती। और अगली जो बात उन्होंने अमेरिका की एक अदालत के हवाले से की थी वो मैं नहीं करूंगा, छोड़, वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, आपकी जमात इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ दे देना, ये जिन 4 लोगों की बात हो रही है कोई तरदीद कर दे या ये कह दे कि कोई हुई है मुलाकात या नहीं हुई है मुलाकात, ताकि इस चीज से हम आगे बढ़ जाए। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए
दो आयशा तो क्यों आप मुश्किल सवाल पूछती हैं सिद्दीकुल फारूक वाजे साहब कर से? रहा हूँ, वाजे कर रहा हूँ कि हम्म। मेरी जमात जनाब नवाज शरीफ की लीडरशिप और क़यादत के खिलाफ हम्म। सोचने और कहने वाला कोई एक बंदा भी नहीं। पहली बात तो ये है। हम्म। जो लोग ये समझते हैं कि शरीफ फैमिली के अंदर भी कोई ऐसी कोई बात है, शायद कोई कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं। कोई सही। नाम दे रहा है शाह खान का, कोई नाम दे रहा है एहसन इकबाल का, कोई किसी और का नाम, कोई पांचवा नाम लेके आ रहा है, कोई हमारे साबिक स्पीकर का नाम लेके आ रहा है। यानी कोई सब ऐसी सोच नहीं पाई जाती कि माइनस नवाज शरीफ या माइनस शरीफ फैमिली मुस्लिम लीग नून की सियासत को आगे लेकर चला जाए, ऐसी ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान। एक जुमला और सुन लें जी। कि सीधी बात है कि अवाम जो है, हमारी पार्टी के वर्कर, हमारी पार्टी के सपोर्टर जिसकी लीडरशिप में यकीन रखते हैं वही लीडर है, और वो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जिसको नामजद, अगर उन्होंने शाहिद खाकान को वजीर आजम के लिए नामजद किया और वो वजीर आजम बन गए, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। वो आइंदा भी किसी को अगर कोई ओहदा इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ने मेहरबानी की दिया, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हो। सही। ठीक है। अच्छा कसूरी साहब, सर आप हमारे दोनों मेहमानों की बात सुन रहे हैं और ये काफ़ी अरसे से जो डील के मामलात की बातें ज़ेरे गर्दिश हैं ये भी आप तक पहुंची होंगी। सर क्या कोई ऐसी डील नहीं हो सकती है इस मुल्क के अंदर जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए? देखें, बात यह है कि हर एक जो सियासतदान होता है उसके दो पहलू होते हैं। जब वो अपोजिशन में होता है तो बड़े लच्छेदार बयानात देता है, बड़े खूबसूरत एनालिसिस करता है, और वही उसकी ताकत होते हैं, उसी से ही वो पॉपुलैरिटी गेन करता है अवाम नास में। बिकॉज जितना अच्छा एनालिसिस करेगा और वो भी इन द फेवर ऑफ द पीपल, उनके मसाइल को डील करेगा, ही विल emerge एज ए पॉपुलर लीडर। लेकिन वही सियासतदान जब हुकूमत में आ जाता है, तो जब हुकूमत में आके जब देखता है कि रिसोर्सेज बीइंग लिमिटेड और जो मैंने बातें की हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कर गया हूं, तो फिर उसको रियलाइज होता है कि ये बातें जो मैंने कही हैं ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये रिसोर्सेज तो वो वहीं के वहीं खड़ी हुई हैं, और रिसोर्सेज जो होती हैं उनको बिल्टअप करने में ईयर्स लग जाते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, माइंड यूज करना पड़ता है। अब चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि मैं एक जो है करोड़ जॉब्स दूंगा। ही हैड एवरी राइट, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट दैट स्लोगन टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट फ्लॉप। कहा 50 लाख घर बना के दूंगा, अभी तक मेरे ख्याल को शायद 15-20 हज़ार भी घर नहीं बने। इट टर्न आउट टू बी अ फ्लॉप। फिर आपने देखा कि अपना जो लॉ एंड ऑर्डर्स को करूंगा, तो लॉ एंड ऑर्डर्स को आप देखें कि आप अपने लोग देखें कि मोटरसाइकिल पर लोग आ रहे हैं, ख्वातीन के पर्सेस छीन रहे हैं, एक शख्स 70 लाख रुपया बैंक से निकालता है और दो जो हैं डाकू अंदर ही बैठे हुए हैं, वो उसको चेस करते हैं, उसको शूट करते हैं और 70 लाख भी ले जाते हैं। एक लड़की जो है इस्लामाबाद में, वो तो अब खुद मान रहे हैं कि हम एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एहतसाब की बात की कि मैं इनकी हड्डियों में से निकाल लूंगा, तो हड्डियों में से तो निकला होता तो डेफिनेटली मुल्क के माशी मसाइल अच्छे होते। और अभी लास्टली ये जो मरी में हुआ, ये जो इनका जो टूरिज्म का जो एक ख्वाब था कि मैं टूरिज्म को बिल्टअप करूंगा, अब जिन ममालिक में आप अपने पहाड़ों को, अपनी वादियों को, अपने दरियाओं को सेल कर रहे हैं, उन मुल्कों में जब ये खबर पहुंच जाएगी कि 25 आदमी जो हैं वो मारे गए कि इनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी इसी रियासत के पास कि उनको रेस्क्यू करने की, तो कौन आएगा जी आपके मुल्क में? सो द पोजीशन इज कि अब जो हालात हैं बड़े दिगरगू हैं। मैं आई होप व्हाट आई एम सेइंग टर्न आउट टू बी रॉन्ग, बट मुझे ये सिलसिला चलता हुआ ज़्यादा देर
नज़र नहीं आता। मुझे ये देयर इज अ सिस्टम collapse, आई यूज द वर्ड सिस्टम collapse, सही। सिस्टम collapse कर गया है। देखें सही। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ठीक है कसूरी साहब, मैं सिस्टम की तरफ आती हूँ क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो सिस्टम से मुतालिक ही है। लेट मी फिनिश इट। आप मुकम्मल करें। मुझे फिनिश कर लें। जी, आप कर लें मुकम्मल। पार्लियामेंट एक सतून है, वो भी collapse कर गया है। उसी ब्यूरोक्रेसी एक सतून है, वो भी collapse कर गई है। अब ले दे के पूरा का पूरा रियासत जो है वो एक सतून पर खड़ी हुई है। उस सतून का नाम है अफवाज पाकिस्तान। अगर उस सतून को भी आपने मलाइन किया थ्रू हाइब्रिड वॉर एंड फिफ्थ जनरेशन वॉर, और वो बातें कहीं जो अजय दयाल चाहता है कि अब जंग जो है वो तोप और तफंग से बॉर्डर्स पर नहीं होगी बल्कि जहनों में होगी, उसी इंतशार फैलाया जाएगा मुल्क के अंदर, उसी सेक्टेरियन क्राइसिस, लैंग्वेज क्राइसिस, प्रोविंशियलिज्म, ये जो आजकल सिंधु देश और ग्रेटर बलूचिस्तान, ये सारी की सारी जो है ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। तो ये सारी जो चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, ये मुझे इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि सिस्टम हैज़ टोटली collapsed एंड नाउ पीपल आर थिंकिंग ऑफ ए चेंजिंग ऑफ ए सिस्टम एंड लोग बड़ी फास्ट दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा बसरा साहब, ये डील की बातें जो अब की जा रही हैं और ये विफाकी वज़रा और जो तर्जुमान है हुकूमत के, उनकी जानिब से इन बातों का आगाज़ हुआ है कि कुछ लोग हैं जो जाके मिले किसी आम शख्सियत से, लेकिन ये जो मौक़िफ़ अपनाती है मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इसमें वज़न भी नज़र आता है कि अपने हिस्से का मुश्किल वक्त, परेशानी तो वो काट चुके, 3.5 साल से ऊपर का अरसा हो गया, अब कितना वक्त बाकी है अगले इलेक्शन को, तो वो कहते हैं कि अब हमें क्यों ज़रूरत पेश आएगी डील करने की। देखिए आयशा, एक्चुअल सूरत ये है, अभी 1.5 साल पड़ा है और इस वक्त अगर आप देखती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं और वो मुल्क से बाहर हैं, मरियम बीबी की अपील लगी हुई है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और मियाँ हमजा शहबाज के बड़े सीरियस केसेस हैं और आपने उनकी ट्रांजैक्शंस देख ली। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुश्किल टाइम, ख़ास तौर पर अगर मैं आप नून लीग के हवाले से बात करूं, तो इससे ज़्यादा मुश्किल टाइम और क्या होगा कि अगर कल ये केसेस समाप्त होते हैं और रिजल्टेंटली वहां पे भी यही नतीजा निकलता जो मियाँ साहब की अपील में निकला है और ज़ाहिर ओपन एंड शट केसेस हैं। देखिए मुस्लिम पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है, वो तो दे आर एंजॉइंग, उनकी गवर्नमेंट एक सूबे के अंदर, वो अभी तक एक दूसरे के ये जो खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि दोनों की कोई नजरियाती असास तो है नहीं है या कोई इनका आपस में कोई ऐसा कोई इत्तेहाद हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे है कि हमने एक दूसरे को गिराना है, सूबे की हुकूमत लेके उनको, और कल इलेक्शन हो भी जाते हैं तो पीपल्स पार्टी इससे बड़ा चंक और क्या उठा सकती है, और वो अपनी पंजाब सिंध की गवर्नमेंट क्यों लूज करे। सो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल तो है कि अगर इनको कोई रेस्क्यू मिलता है, जैसे ये बार बार कह रहे थे कि हम इस्तीफे कर दे देंगे, इस्तीफे मुंह पे मार देंगे, पार्लियामेंट टूट जाएगी, जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा, वो भी काम खत्म हो गया, इस्तीफे नहीं दिए गए, ना कोई लोग इनके माने, बल्कि जिन्होंने दो ने दिए वो वापस बड़ी मिन्नतों तरलों से हुए। इसी तरह अभी इनको ये था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये सेनेट में लेकर आए, जो इनकी मेजॉरिटी थी, अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया। सो ये मायूसी की सूरत हाल तो है कि अगर इन सूरत हाल से निकलना है तो वहां पे हमें कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर मैं आपको अर्ज करूं, हमारे लिए तो इन्होंने हर रात ये सोते हैं और ये सुबह उठते हैं तो कि असेंबली नहीं होगी, इमरान खान के 20 लोग हमें छोड़ गए, 30 हमारे पास आ गए, अभी आपने देखा ज्वाइंट सेशन जब बुलाया इन्होंने कहा इनके पास बिल पास नहीं होंगे, अगर बिल पास नहीं होते तो ये इत्मीनान खो जाएंगे। तो वो ना ये अदम इत्मीनान लाने में कामयाब हो सके, ना ये लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सके। देखे ना जलसा, लेकिन इसका शोर हुकूमती वुज़रा क्यों मचा रहे हैं? हुकूमती वुज़रा का आजकल जो जोर है ना वो डील की बातों के ऊपर है कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे बड़े इश्यूज हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए? ये सेकेंडरी इशू है कि डील हो रही है या नहीं हो रही। आयशा, इसमें देखें, इसमें जाहिर है साइड बाय साइड सारी चीजें चलती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। डेफिनेटली हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, उनको फैसिलिटेट करना है। ये जो महंगाई का इशू है इसको हमने कंट्रोल करना है, और ख़ास तौर पे अभी देखिए किसानों के लिए हमने जहां बहुत अच्छी उनको फसलों के रेट दिए, साइड पे खाद का बड़ा बहरान आ गया।
यूरिया वाला, उसको हम हल कर रहे हैं, हमने सब्सिडी नीचे दी है, जिम्मेदार तक उसके असरात नहीं पहुंचे, चीजें तो हैं, लेकिन आप किस तरह आप चीजों को जब इतनी बड़ी सर जिस चीज का नोटिस लेती है ना ये हुकूमत, चीजें चल रही हैं पॉलिटिक्स उस चीज की शॉर्टेज हो जाती है, बिजली, चीनी, गैस, और अब खाद का नोटिस लिया, इस पर तो बाकायदा इजलास हुआ था, अब इसकी भी शॉर्टेज हो गई है। अब लोग कहते हैं कि अल्लाह करे कि ना ही नोटिस लें किसी चीज से, अगर कोई चीज बची हुई है नोटिस लेने से। तो मतलब आपने भी वैसे ये चीज नोट की है बसरा साहब कि जिस चीज का नोटिस लिया जाता है वो ज्यादा जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। अच्छा आयशा यूसुफ, मैं ये समझ रहा था कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की अच्छी चीजें चल रही हैं, उनको भी अब हाईलाइट करेंगी। आपने वो तमाम चीजें बताई जो नेगेटिविटी में जा रही हैं। अगर आप इसके साथ साथ ये भी कहती कि आपका जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड है अच्छा जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स अच्छी जा रही हैं, आपके जिम्मेदार के फसलों को रेट अच्छे मिले हैं, लेकिन आपने सारी डार्क पिक्चर दिखाई है। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मसाइल हैं, इश्यूज हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। मेरा तल्लुक जनूबी पंजाब के सबसे पसमानदा जिला भावल नगर से और उसकी भी तहसील फोटाबाद और अरुणाबाद से मैं हूं। मुझे गली मोहल्ले से वो लोग, और उसका जब तक नीचे तक असर नहीं जाएगा, जो हमने अभी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, हेल्थ कार्ड है, अभी जो डायरेक्ट सब्सिडाइज कर रहे हैं चीजों को, एहसास प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, इसी तरह हमने ये जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स वगैरह दिए हुए हैं। जाहिर है जब तक ये नीचे से लोग मुतमिन नहीं होंगे, नीचे से ये आवाज नहीं आएगी, तो दिहाड़ीदार आदमी के लिए, मजदूर आदमी के लिए और सैलरी वाले बंदे के लिए मसाइल हैं। अच्छा बसरा साहब आप जो है, और उसके लिए बसरा साहब आप बड़ा करीब रहते हैं लोगों के, आप जो है एग्रीकल्चर से भी आपका ताल्लुक है, आपने बताया हुआ है, तो आप अपने ईमान से बताइए, क्या लोग निचली सतह पर जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो आपको सेटिस्फाई नजर आते हैं हुकूमती परफॉर्मेंस से, मुतमईन नजर आते हैं? ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आपने बात की, कसूरी साहब ने आपको याद दिलाया वो 50 लाख घरों की बात। 3.5 साल हो गए हैं सर, कितने घर बने और क्या अगले 1.5 साल के अंदर 50 लाख घर मुकम्मल हो जाएंगे? आयशा, एक साइड ये है जो आप मकानों की बात कर रही हैं, जो गवर्नमेंट कह रही थी हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी हम जो कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनको जो फैसिलिटेट किया, आप उसकी बात नहीं कर रही हैं। आप यकीन मानिए कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन में लोग रियल एस्टेट में बहुत अर्न कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है। आप जो बात कर रही है, वो तो हमारे वज़ीर आज़म मानते हैं कि हमें अगर कोई परेशानी है, हमारे लिए कोई मसला है, हमारे लिए कोई टेंशन है, तो वो ये है कि हमने अवाम को किस तरह सहूलत फराम करनी है जो मसाइल में है। आप देखें ना, 70 साल मुझे आयशा यूसुफ पर आप कहते हैं हम लोग माजी में चले जाते हैं, या आमरीयत रही या दोनों पार्टियां रही, मैं खुद भी पीपल्स पार्टी में रहा। मुझे पता है इमरान खान का कितना हिस्सा है या तहरीक इंसाफ का कितना हिस्सा है कि अगर तमाम इदारे तबाह बर्बाद हुए हैं, अगर हमें विरासत में 32,000 के कर्जे मिले हैं, हम तो नहीं जाना चाहते थे IMF के पास। हर बाद में इसमें हम पे तनकीद भी हुई, हमने अपने दोस्त ममालिक से फंडिंग ली, उनसे हमने कहा कि हमें फंड करें आप, लेकिन मसाइल इतने ज्यादा हैं, वसाइल बहुत कम है। मैं कसूरी साहब की इस बात से एग्री करता हूं, माशाल्लाह उनका बहुत तजर्बा है कि जाहिर जब इमरान खान ने भागदौड़ कर रहे थे, PM साहब अपनी टीम बना रहे थे, हम देख रहे थे, हमें इतना अंदाजा नहीं था, ये ईमानदारी की बात है कि नाम भी इतना अंदाजा था कि इस हद तक मुल्क के मसाइल बड़े हुए हैं, इस हद तक इश्यूज हैं कि आपने देखे ना, या तो ये जो गवर्नमेंट पार्टियां इख्तिदार में रही हैं, या तो ये भी अवाम के साथ गरीब हो जाते, इनका भी रोजगार कम हो जाता, ये तो खुद अरबपति तो खरबपति बन गए सब लोग दुनिया जहान में, और कोई निकाल ले, कोई पार्लियामेंटेरियन निकाल ले, ठीक है, जो इख्तिदार में रहे हैं, अगर खासतौर पर क्यादतें जो है, अगर तो ये भी इनका भी लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाता, इनका भी रोजगार कम हो जाता। बसरा साहब जरा आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ जाने दें। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक और आजकल बड़ा अहम मसला चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएंगे या फिर उनको लाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत बहुत संजीदा नजर आ रही है और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने इकदाम भी शुरू कर दिए हैं, बरतानिया के साथ मुआहिदा, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई। कब आएंगे वापस नवाज शरीफ साहब? मैं इस बात का जवाब आपको देता हूं, थोड़ा सा मुझे इस सवाल का मैं पूरा जवाब दूंगा जो आपने अभी किया है जी। बसरा साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काला पैसा लगाने की इजाजत इमरान खान साहब ने दी, कुछ थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो सरिया 70,000 रुपए टन था वो अब 2 लाख रुपए टन हो गया है। जो ईंट
8,000 रुपए की 1000 थी, यानी 8 रुपए की ईंट थी, अब वो हो गई है 15,000 रुपए की 1000 ईंट, दुगनी कीमत तकरीबन हो गई। रंग दीगर मामलात वो दुगने से ज्यादा बढ़ गए हैं और अब जो तामीराती इंडस्ट्री है वो सुस्त हो गई है बहुत ज्यादा। इन्होंने कहा कि हमने किसान को फसलों के बड़े पैसे दिए, आपने 1600 रुपए मन से बढ़ा के 1800 रुपए मन कर दी गंदम की कीमत, लेकिन आपने बिजली की कीमत 2 गुना से ज्यादा कर दी, आपने डीजल की कीमत जो किसान इस्तेमाल करता है 2 गुना से ज्यादा कर दी, खाद की कीमत वो बोरी जो 3,000 से कम में थी वो 10,000 में नहीं मिल रही, अभी खाद यूरिया आप बता रहे हैं, और इस वक्त दफा 144 लगा के आपने किसान से 1800 रुपए मन गंदम खरीदी, जिसकी लागत उसकी 1600 रुपए जब थी उससे ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आज मंडी में होल सेल जो जहां 100-200 रुपए मन या ट्रक लेने का रेट है वो है 2600 रुपए मन, और आम 2-4-10 बोरियां जो है जो मैं खरीद के लाया हूं 2720 रुपए मन है। 2720 रुपए मन मैं मंडी में जाऊंगा, मैं किराया भी दूंगा, वहां से लाऊंगा, फिर मैं जनाब अली जब घर में पहुंचाऊंगा और चक्की को पिसाई दूंगा, मुझे 85 रुपए किलो आटा पड़ेगा। आप बता दीजिए ये 3400 रुपए मन पड़ जाएगा। आपने क्या किसान की खिदमत की भाई? आपने तो किसान को रुला दिया, दबाव बर्बाद कर दिया। आप किसान आज कहां आप, और गंदम भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी बम्पर क्रॉप है भाई? चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी बम्पर जनाब क्रॉप है चीनी की? क्या चीनी की कीमत है? किसान से किस रेट पे लिया, मार्केट में क्या है? अच्छा, अब आ जाइए इस बात पर कि जो इन्होंने कहा जी नाअहली, वो जी वो भाई नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का जो केस है उसमें जब पूछा आपके दौर में गन्ने का रेट दे रहे थे आप किसान को, कपास का क्या रेट दे रहे थे, गन्ने का क्या रेट दे रहे थे, चावल का क्या रेट दे रहे थे? ये चारों फसलों का रेट बता दें मुझे, अगर आपको याद है। मैं बात करता हूं पहले, मुझे मैं आपको हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे आप जवाब देने दें इस बात पे। फारूक साहब आप कंप्लीट कर लें प्लीज, आप जवाब दें। मरियम साहिबा के केस में आज भी नैब तीसरी दफा भाग गई है, एक ये बात कह के कि जी हमारे पास एक लेटर है, सबूत कोई नहीं है, और लेटर किसी एक वकील का लिखा हुआ लेटर, क्या सबूत है? आज भाग गई है फिर। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब की जमानत के केस में जब अदालत ने कहा सबूत पेश करें, उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत नहीं है। अफसाद रफीक की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये नैब के जरिए हाथ बरोड़ने की कोशिश करते हैं, वफादारियां तब्दील करने की, और नैब ठीक काम नहीं कर रहा। अब मुझे ये बताइए, ये मुकदमे हैं, ये मुकदमे बनाए हैं इमरान खान ने, और वो मेमन साहब जो बता रहे हैं ना इनके, वो कच्चा चट्टा खोल रहे हैं कि उनको हटाया क्यों गया मेमन साहब को। आप वो जो आईजी थे, आप उन पे क्या जनाब झूठे मुकदमे उन पे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका इंसाफ है। अब आ जाइए, एक बात मैं कहूंगा, निजाम जो अपना मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे काफी बड़े हैं, अहमद रजा कसूरी साहब, कि जी अफवाज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हाँ, अफवाज पाकिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं दिफा के लिए। नवाज शरीफ साहब की वापसी की आपने बात कि जी हुकूमत आएगी या खुद आएंगे। हुकूमत बेचारी, इनके सारे, इमरान खान ने कहा था मैं खुद जाऊंगा, ये 1 साल पहले बात की। भाई आपने खुद भेजा है ना, तो अगर आप ला सकते हो ना तो ले आओ, लेकिन नवाज शरीफ साहब आएंगे अल्लाह के फजल करम से, खुद आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, और कुछ ज्यादा देर नहीं है, मेरा ख्याल है 8-10 हफ्तों के अंदर आएंगे। 8-10 हफ्तों के अंदर आ जाएंगे वापस। उनकी तबीयत ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, क्योंकि इस चीज से भी मशरूत किया जा रहा था। आयशा जी सर, बसरा साहब रिकॉर्ड पे है। आयशा दोबारा सवाल कर लें और रिकॉर्ड पे रखें। वो 8-10 हफ्तों की बात कर रहे हैं। 8 से 10 हफ्ते में वापस तो बसरा साहब आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, आप तो खुद कह रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ को वापस लेकर आना है। जब वो कह रहे हैं 8-10 हफ्तों में ले आएंगे तो ये तो आपका काम आसान हो जाएगा ना। चलें, अच्छा, सिद्दीकुल फारूक साहब का मुझे बड़ा एहतराम है। 1 मिनट सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको पता है कि सिद्दीकुल फारूक साहब ज्यादा, मैं इनको मुतबिर कहूं या मियां शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने एफिडेविट दिया था कोर्ट के अंदर कि मियां साहब जो हैं वो 2 महीनों बाद वापस आ जाएंगे, बताइए मुझे। अच्छा, वो तो वापस ला ना सके, और आज उस बात को भी 18-19 महीने गुजर गए। सिद्दीकुल फारूक साहब आप ये कह रहे हैं
पे मैं सुन तो बसरा लेना, साहब को सुन तो चैलेंज लें। अब सिद्दीकुल फारूक साहब ये कह रहे हैं कि जी कोई चैलेंज अच्छा, कर रहे हैं इसी पर सदीकुल फारूक साहब? बसरा साहब आप वो अब तो कह सुन रहे हैं कि लें, 8-10 क्या हफ्तों क्या में कह आ रहे हैं जाएंगे। सदीकुल फारूक साहब? आप क्या 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 चैलेंज दे रहे हैं बसरा साहब को? कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये सर्टिफिकेट दिया था हाँ। अदालत को कि वो 2 महीने में वापस आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने 4 हफ्तों को कहा था कि अगर या तो 4 हफ्तों में वापस, या जब डॉक्टर कहेगा कि वो फिट है और वो सर्टिफिकेट देगा तो वापस आएंगे। जाए इन्हें कहें वो पढ़ ले, पहले पढ़ा तो करें ना यार। ठीक है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बसरा साहब उस जवाब लेंगे। और कसूरी साहब से मैंने सवाल करना है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, अब हुकूमत ने कह तो दिया है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि वो गारंटर थे, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? एक ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। कसूरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी ब्रेक से पहले कि नवाज शरीफ साहब तो चले गए, लेकिन अब हुकूमत कोशिश कर रही है उनको वापस लाने के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि बरतानिया के साथ कोई जो कैदी हैं या जो वहाँ पर मुल्जिमान मौजूद हैं उनकी हवालगी को लेकर एक मुआहिदा किया जा रहा है। एक्सट्रेडिशन का कानून हम इसको कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत कामयाब हो पाएगी? और इसके साथ इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि गारंटर थे नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में, तो क्या वो पकड़ में आ सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, इट इज़ अ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम इन द आई ऑफ लॉ। वो बाकायदा दो मुल्कों के दरमियान होती है, और उसमें तय ये पाता है कि जो मुल्क जो रेक्विजिशन करता है कि हमारा एक बंदा जो है वो क्राइम करके आपके मुल्क में छुपा हुआ है, तो उसको कहते हैं कि वो रेक्विजिशनिंग पार्टी है। और जो जहाँ वो उसने पनाह ली है उस गवर्नमेंट को अपील करते हैं, और वहाँ फिर बाकायदा हमारे यहाँ जो है एक जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो कोर्ट लगाता है, और वो एक डॉसियर भेजते हैं। जिस गवर्नमेंट ने रेक्विजिशन किया तो एक डॉसियर भेजते हैं कि इस बंदे ने ये कानून चिकनियाँ की हैं, ये डाके मारे हैं, इसको हमारे हवाले करो। सो वो बाकायदा वो जो सारा जो डॉसियर है वो दैट इज़ रेड एज ए प्रोसिक्यूशन एविडेंस, यानी प्रोसिक्यूशन वहाँ उसको एविडेंस लीड नहीं करता। वो जो बाहर से आया होता है डॉसियर, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। तो जो अक्यूज है जिसकी हवालगी पर ये प्रोसीडिंग चल रही होती है, वो डिफेंस अपना वहीं से स्टार्ट करता है, अपनी सफाई देता है। अगर कोर्ट ये समझे दोनों चीज़ों को, जो डॉसियर है और जो सफाई दे रहा है, उसमें जो टिल्ट है वो डॉसियर के हक में ज़्यादा है, उसी इसने किया है, तो वो हैंड ओवर कर देते हैं जिस गवर्नमेंट ने रेक्विजिशन किया। ये जो किया है ये है कि वो जो वहाँ सजा याफ्ता जो लोग हैं उसी पाकिस्तानी उनको वो ये इधर हवाले करें, जो जिनकी सजाएं अपना जो इंग्लिश लॉ के तहत हुई हैं उनको वो पास ऑन करना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में। उस पर कल एक काफ़ी लंबी चौड़ी एक मीटिंग हुई अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। आई डू नॉट नो कि वो उसका नतीजा क्या निकला, लेकिन ये है स्थिति। अब कमिंग बैक टू द पाकिस्तान पॉलिटिक्स, लेट मी टेल यू आयशा, मैंने इस मुल्क को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है। मैंने इस मुल्क को किताबों के ज़रिए, अदारियों के ज़रिए, सुनी सुनाई बातों से नहीं बल्कि अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है। मैं वाहिद आदमी था जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर 3 मार्च 1971 को ढाके गया इस मुल्क को बचाने के लिए। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान एक होता। वो सेशन नहीं हुआ तो फिर तारीख है कि आधा पाकिस्तान टूट गया और हज़ार बेगुनाह लोग शहीद हो गए। खुदा की कसम मुझे कोई उस किस्म की हालात कर नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप आइन की लगे हुए हैं, उस वक़्त भी आप आइन के चक्रों में पड़े हुए थे। अगर आप आइन को एक साइड रख के कि 6 पॉइंट के या 5 पॉइंट इनको एक साइड पर रख के रियासत को बचाने की कोशिश करते तो आइन खुद ब खुद किसी वक्त बहाल हो जाता। लेकिन आपने आइनी झमेलों में पड़ गए और आधा पाकिस्तान टूट गया। आज सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान का आज आइन ढाका मेमोरेंडम में लागू है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले वहाँ लागू हैं? क्या आपकी पॉलिसी वहाँ लागू? आंसर इज नो, इट्स ए इंडिपेंडेंट कंट्री। सो चीज़ ये है कि
मैं जब देख रहा हूँ बड़ी डेप्थ में देख रहा हूँ मुझे, और मैं जब देखता हूँ तो मुझे ये जो 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 अपने खिलाड़ी हैं सियासी, मुझे इनसे ज़्यादा कोई गैर जिम्मेदार नज़र नहीं आता। ये जो जितने भी ये खिलाड़ी हैं ये सारे के सारे जनरल ज़ियाउल हक के गमले की पनीरी हैं। इसी जो मजलिस शूरा उसने बनाई, जो कि एसपी और डीसी ने अगर किसी ज़िले से 6 एमएनए थे तो उनको कहा गया 6 बंदे भिजवा दो मजलिस शूरा के लिए। ये जो यहाँ आके इस्लामाबाद में गले फाड़ फाड़ के रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की बातें करते हैं और इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की बातें करते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये जनरल ज़ियाउल हक के गमले की पनीरी हैं। ये अब दखत बन चुके हुए हैं उसी, और जंगल का अगर कानून पता है तो जब दखत बहुत बड़े बन जाए फिर कटाई का टाइम आ जाता है। अब इनकी कटाई का टाइम आ गया है, ये कटने वाले साहब सिस्टम फेलियर की बात कर रहे हैं, तो क्या सदारती निजाम इसका मुतबादिल है जिसके बारे में आजकल बातचीत की जा रही है, या जिसके बारे में आजकल बड़े जोरों शोर से हमें एक कैंपेन नजर आ रही है? मुझे अगर मुझे अलाउ करें, अगर मुझे सुनने के लिए आप अलाउ करें, और मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी अपनी सोच है जी जी, और लेट मी टेल यू कि मैं फिर कहूंगा कि आई होप आई एम रॉन्ग। मुझे ये सिस्टम जो है वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे वो सिस्टम वाइंड अप होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने ओथ ली थी अपना 2018 में, तो किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि खान साहब आपके तो सारी 4-5 बंदों से वो भी मांगता कि आपने गवर्नमेंट आई है, आपकी गवर्नमेंट है, तो आपके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ फिर क्या? तो उसने कहा मैं भी जानता हूँ, उससे पहले मैं इस असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। दैट पावर ही हैज एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसी से पार्लियामेंट डिसॉल्व कराएंगे, फिर वो 90 दिन का इंटरिम सेटअप नहीं आ रहा, वो को 3 साल का जो है सेटअप आना है। मेरे सर कता कलामी की माजरत, ये सिस्टम फेलियर, इसको फिनिश मुझे फिनिश जी बाबा मुझे फिनिश कर लेंगे। जी सर कर लें। 3-4 चीजें होंगी। नंबर 1 सदारती निज़ाम, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया जाएगा एंड दैट वो नोक पलक सही करेगा सदारती निज़ाम के, वो लाया जाएगा। नंबर 2 यहाँ जो बेरहमाना एहतसाब, क्योंकि इससे पहले जो था कि भाई आपके जनाब अंदर एयर कंडीशनर भी आपने लगाए हुए हैं, टेलीविज़न भी लगाए हुए हैं, अंदर से उनके बयानात भी छप रहे हैं और टीवी पर उनका ब्लास्ट हो रहा है, पब्लिसिटी ब्लास्ट हो रहा है। 30 जो हैं अपना लंच बॉक्सेस मैरियट से जा रहे हैं, उनके नौकर भी खा रहे हैं। अब जो होगा उनको सी क्लास में वो जुओं वाले अपना जो है कंबल पर लटाया जाएगा, एक जुओं वाला कंबल उनके ऊपर डाला जाएगा। अगले दिन बाल्टी में दाल आएगी और वो छन्ने में डाल दी जाएगी। 3 दिन के बाद इनकी चीखें निकल जाएंगी, तीन दिन के बाद इनकी चीखें निकल जाएंगी और ये बुलाएंगे अपना सुपरिटेंडेंट जेल को कि हमारी चेकबुक के मंगाओ। ब्रूटल एहतसाब की आप बात कर रहे हैं कसूरी साहब, ये एहतसाब करेगा कौन? दूसरा, आपने सिस्टम फेलियर की बात की, तो ये सिस्टम में खराबी है जिसकी वजह से सिस्टम फेलियर है, या फिर ये सियासतदानों का फेलियर है? बाबा यहाँ नहीं सिस्टम देखें, बात यह आप बड़े लिमिटेड फोकस में देख रहे हैं। मैं 50 साल से देख किसी पब्लिक लाइफ में, आप पैदा भी नहीं हुई थी जब से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। प्लीज लिसन टू मी, सी आई एम वेरी आई प्रेज यू कि आप सवाल कर रही हैं, लेकिन प्लीज लिसन, आई एम वेरी सीनियर पर्सन, जस्ट लिसन टू मी। उसके बाद जो है अपना जो छोटे सूबे बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो लिसान और सकाफत की बुनियाद पर सूबे हैं, यही लिसानी कौमियत और सकाफती कौमियत हमारे यहाँ जब आई, इसी से बांग्लादेश बना, इसी से आज सिंधु द्वीप की बात हो रही है, इसी से आज ग्रेटर बलूचिस्तान की बात हो रही है। ये सूबे तोड़ के लिसानी बुनियाद पर और सकाफती बुनियाद पर जो सूबे हैं, ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं। छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे अपना 12-14, सर कसूरी साहब मुझे एक सवाल करने दें, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, फिर मुझे बसरा साहब और सदीकुल फारूक साहब का भी इस पर पॉइंट लेना है। ये बता दीजिए, ये जो सदारती निजाम की आप बात कर रहे हैं, ये सदारती निजाम बनाएगा कौन? क्योंकि हमारे आइन की अगर हम बात करें उसके अंदर तो गुंजाइश नहीं है, वो तो सारा पार्लिमानी निजाम पर बेस करता है। ये सदारती निजाम बनाएगा कौन? ये किस तरह का होगा? इसको नाफिजुल अमल किस तरह से किया जाएगा? आप बात यह है कि आपने लेजिटिमेसी लेनी है ना। आपने लेजिटिमेसी, जफर अली शाह केस में क्या था
आप उसको छोड़ दें, वो सारा दैट ऑल कैन बी मैनेज्ड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक That all can be है managed. जी बसरा साहब, मैं सारी बातें मैंने बड़े मैं गौर से सुनी है। मैं अच्छा, लीगली बातें सर, करता हूँ सीधी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हवाला जी बातें नहीं बसरा करता। साहब, आपने सुनी है कसूरी साहब की बात, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से ही असम्बलियां तोड़वाई जाएंगी, उसके बाद 3 महीने का सेटअप नहीं बल्कि अगले 3 साल का सेटअप आएगा और उसके अंदर जो जो चीजें होंगी आपने सुना। तो ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब खुद से असम्बलियां तोड़ दें? देखिए, पहली बात तो आयशा यूसुफ, पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है, कोई काम भी गैर आइनी नहीं होगा। हम इंशाल्लाह जो आइन है और वो मुतफिका आइन है पूरी कौम का, उसके मुताबिक ही वजीर आजम, अभी तक आप देख लीजिए हमने ये हमारे खिलाफ जितना भी मूवमेंट चलाई है अपोजिशन ने, हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। हम आइनी मामलात को आगे लेकर बढ़ेंगे। बाकी कसूरी साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। इस बात पे तो मैं एग्री हूं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है वो करप्शन है, और बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी कोशिश की है कि ये एक कड़ा एहतसाब हो सके, लेकिन पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि वो प्रोसिक्यूशन की मामलात हैं, दूसरे इश्यूज हैं, उसके हवाले से खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने जो एक एहतसाब का नारा लेकर निकले थे, जितनी कामयाबी उसमें मिलनी चाहिए थी आयशा वो नहीं मिली। उसके लिए रिफॉर्म्स की तो जरूरत है, तमाम इदारों में रिफॉर्म्स की जरूरत है, खा वो कोई भी इदारा है, उसके अंदर खा पार्लियामेंट है, उसको भी अपनी जाहिर लेजिस्लेशन करनी चाहिए। अच्छा बसरा साहब, विद इन द पार्टी क्या सदारती निजाम की बात हुई है कि ये एक ऑप्शन है, एक मुतबादिल के तौर पर? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात ना पार्टी में अंडर डिस्कशन है, ना हुई है। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बहुत बातें सुन रहे हैं। मैं फिर आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान में अंदर जो एक वैसा हुकूमत है, एक इलेक्टेड आइन के ताबे मौजूद हुकूमत है। तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान जो आइन कहता है उसके मुताबिक हुकूमत को लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई गैर आइनी काम हमारी हुकूमत नहीं करेगी। अच्छा बसरा साहब, ये बेहतर ना होता कि एक बाकायदा तौर पर वाज़े तरदीद सामने आ जाती इस इशू को लेकर, खास तौर पर क्योंकि इस तरह की बातें होती हैं तो वो ऑन गोइंग चलती रहती है, एक तरदीद कर दी जाए जैसे इमरान खान साहब बड़ा वाज़े किसी भी चीज के ऊपर। आयशा, पहली बात तो जी आयशा, तरदीद उस बात की होती है जिस बात में कोई बात अंडर डिस्कशन हो, कोई बात चल रही हो, पार्टी रैंक्स में कोई डिस्कस हुआ हो, या फर्ज करें कोई, अब जाहिर है इसका अगर जवाब लेना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपको देंगे ना, बीइंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनसे कोई साफी सवाल करे, लेकिन उसमें जवाब देखना, हम भी स्पोक्स पर्सन के तौर पे यहाँ बैठे होंगे। हमारी रसाई नहीं है ना, आप लोगों की रसाई है, तो इसलिए आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे बैठे हैं और हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर आप उनका वो क्या सोच रहे हैं, हम तक पहुंच जाए, अवाम तक पहुंच जाए। मैंने तो आपको आयशा, मैं आपको वो पहुंचा रहा हूं बात जो हमारा आइन कहता है, जो हमारी जमहूरियत कहती है, जो हमारी सियासत कहती है। अच्छा बसरा साहब, एक चीज का जवाब दे दें, उसके बाद मुझे सदीकुल फारूक साहब के पास जाना है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शन है सदारती निजाम का ये, या बिल्कुल ऑप्शन नहीं है विद इन द पार्टी? फिर मैं आपको आयशा, मैं फिर आपको देखिए, मैं आयशा फिर आपको बात कह रहा हूं कि मैंने तो आपको कोई इफ एंड बट लगाया ही नहीं है। मैंने आपको कहा है कि जो कुछ भी होगा आईनी तौर पर होगा, कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइएगा आप क्या कहेंगे इस सारी बातों पे, और सदारती निजाम के बारे में आपकी क्या राय है? बात यह है जी कि मैं सुन रहा था कि कसूरी साहब बता रहे थे कि उनकी उम्र जो है वो 82 है, मेरी भी 75 है। ठीक है जी। जब पाकिस्तान टूटा तो मैं भी उस वक्त 24 साल का था, 25 के करीब, और मैंने सारा वो तमाम मामलात अपनी आंखों से देखे हैं। कसूरी साहब की उम्र का एहतराम करते हुए मैं और ये वक्त टीवी पे थे 2009 में, और उस वक्त भी यही बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बड़ा ओहदा मिलेगा जब ये मामला होगा। इसी तरह की इन्होंने ये एग्जैक्ट यही बातें की। मार्शल ये मार्शल खुल के नहीं नाम ले रहे, इनका मतलब है मार्शल लगेगा। आइन तो भाई जो याह्या खान ने लिया था अयूब खान से, और उस वक्त कौन सा आइन था?
कौन सा आइन था उस वक्त? कोई आइन नहीं था। या खान ने यह कहा, मुजीब मैं एलिजाबेथ नहीं बनूंगा, मेरे साथ इख्तियारात की बात करो, मुझे क्या इख्तियारात दोगे? झगड़ा यही था। वो बर्बाद करके मुल्क को बर्बाद करना चाह रहा था और उसने बर्बाद कर दिया। इसलिए कोई माशाल्लाह मुल्क का हल नहीं है। हमारी 74 साल की तारीख ने बता दिया है। जिन कौमों ने तरक्की की है आइन के मुताबिक तरक्की की है। जो लोग आज माशाल्लाह की सोच रहे हैं वो 400 साल पुरानी सोच है। बिल्कुल बाबे आदम की सोच से ये मामलात नहीं चलते। इस वक्त कौम बेदार हो चुकी है, पूरी दुनिया बेदार हो चुकी है। असल मामला यह है कि आइन के मुताबिक मामलात चलें। सदारती निज़ाम हमारे मुल्क की जरूरत नहीं है, ये हमारे दोस्त नुमा दुश्मनों की जरूरत है, जो ये चाहते हैं कि जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम हो वहां उनके मफादात पूरे नहीं हो सकते। सदर एक बैठा हुआ हो, परवेज मुशर्रफ के उन्होंने कान पकड़ के सारे काम करा लिए, जियाउल हक से सारे काम करा लिए, अयूब खान का कान पकड़ा सारे काम करा लिए। अब उन्हें एक बंदा चाहिए जिसका कान पकड़े और सारे काम, और वो सदारती निजाम के जरिए हो सकता है। हमारे मुल्क के मफाद में वो नहीं है। आपको पॉसिबल नजर आ रहा है सदीकुल फारूक साहब, आपको पॉसिबल नजर आ रहा है सदारती? हाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल। देखिए, यहाँ लिसानी बुनियाद पर MQM बनाई गई, यहाँ लिसानी बुनियाद गैर जमाती इलेक्शन कराए गए। इस मुल्क में जो ताना बाना था एक सियासी निजाम, जिस जमहूरी निजाम पर यह मुल्क बना, उस जमहूरी निजाम को तबाह कि जब ये काम किया गया तो मुल्क में खराबियां जा नहीं रही। मुल्क खराब करने का वाह एक तरीका यह है कि आईनी निजाम हो। बस ठीक है सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। सर जल्दी से कर दे, मुझे क्लोजिंग करनी है। बसरा साहब एक फिक्रा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ भी होगा आइन के मुताबिक होगा, लेकिन सदीकुल फारूक साहब से मैं एक बात पर डिसएग्री करूंगा। नामुमकिन का लफ्ज पागलों की डिक्शनरी में होता है, अक्लमंदों की डिक्शनरी में नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन के लिए। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें इजाजत दीजिए, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।